हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा स्टूडेंट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं क्लास 12 का, जिस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टाफिंग। बेटा, हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो उसमें हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। प्लानिंग मतलब क्या करते हैं, थिंक इन एडवांस, हमें करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं बेटा, हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। अब स्टाफिंग में क्या करेंगे, अब हम लोग पर्सन को लाएंगे उसमें, यानी एम्प्लॉयज़ को लाएंगे। क्या लाएंगे बेटा, एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बारे में चर्चा होगा। तो स्टाफिंग के बारे में देखते हैं क्या है बेटा। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, एक सही जॉब में प्लेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्लेस करते हैं। क्लियर। तो इसको कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायरिंग का काम करते हैं, हायर करके उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे उनको एक सही जॉब में प्लेस करना। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग, ठीक है। तो वही लिखा है बेटा कि एक सही पर्सन को फाइंड करना सही जॉब के लिए, उसके बाद उसके क्वालिफिकेशन के आधार पे उसको सही टाइम पे उसको जॉब में प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, ठीक है। एक और पॉइंट है बेटा, आपको ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो स्टाफिंग में क्या चीज़ ध्यान देता है, इसमें बोलता है कि फंक्शन विच मेक श्योर, इसमें क्या श्योर करता है कि योर एसेट्स, यानी जो कंपनी का एसेट्स है, कौन सा एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा एसेट्स बेटा, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एम्प्लॉई वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड। मतलब इसमें यह ध्यान देना होता है बेटा ना कि जो भी एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो काम करने के बाद जब घर जा रहे हैं तो अगले दिन वो खुशी खुशी सेटिस्फाइड होके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ भी सर्वे करना होता है स्टाफिंग में। ऐसा नहीं कि हम स्टाफिंग में एम्प्लॉय को रख लिए और उनको एक सही प्लेस में रख दी, बस वो मेरा काम खत्म। नहीं, करने के बाद एम्प्लॉय जब वो काम करने के बाद जब घर जाते हैं और अगले दिन वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो खुशी खुशी आगे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को देखना बेटा, ये भी स्टाफिंग में कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है कि इसमें ये श्योर करते हैं कि मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स यानी जो एम्प्लॉय है वो वॉकआउट मतलब घर से जब काम करने के बाद जब वो घर जाता है और वो वापस जब आता है नेक्स्ट डे तो खुशी खुशी वो आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज़ भी हमें सर्वे करना पड़ता है स्टाफिंग में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंस में। स्टाफिंग आप लोग समझ चुके हैं, स्टाफिंग क्या होता है, सही प्लेस पे एक सही पर्सन को प्लेस करना, उसको स्टाफिंग कहते हैं। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, नीड है, बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव है या एडवांटेजेस है स्टाफिंग के, ये सारी चीज़ें बेटा सब कॉम्बिनेशन है स्टाफिंग का। क्लियर। इंपॉर्टेंस पूछ दिया, नीड पूछ दिया, बेनिफिट पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस पूछ दिया, स्टाफिंग का सब यही होगा। इसका हमने कोड बनाया हाई PFG ओके। एच से क्या है बेटा, तो ध्यान देंगे, एच से होता है हेल्प इन कॉम्पिटिंग। मतलब ये बेटा, अगर हम अच्छे एम्प्लॉय को ला रहे हैं अपने कंपनी में, एक बेस्ट एम्प्लॉय को ला रहे हैं, कॉम्पिटिंग एम्प्लॉय को ला रहे हैं, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, एक अच्छे एम्प्लॉय को ला रहे हैं, तो क्या होगा इससे ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। भाई अच्छे एम्प्लॉय को लाने हैं मतलब कि वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करने का मतलब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने कोडिंग के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपका ये होता है कि फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। मतलब ये हम यहाँ पर जो भी वैकेंट्स खाली है उसके लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सनल को लाते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब होता है एक सही, एक बेस्ट एम्प्लॉय को लाते हैं जो सबसे अच्छा हो, जो एकदम एक्सपीरियंस होल्डर हो, जो काम को एकदम परफेक्टली जानता हो, ऐसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को लाना। समझ गए, यही होता है फिलिंग द रोल। तो कहने का मतलब जब ये अच्छे एम्प्लॉय को बेटा अगर हम लाएंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन है बढ़ेगा, यानी कंपटीशन में हमें मदद करेगा वो लड़ने में। अच्छे एम्प्लॉय को लाएंगे तो भाई सामने वाला जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है उससे फाइट करने में मजा आएगा और आगे हमारा ग्रोथ होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हेल्प हुआ कि नहीं कंपटीशन में। हेल्प इन कॉम्पिटिंग का मतलब कंपटीशन में, मार्केट में कॉम्पिटिट करने में मदद करता है स्टाफिंग, क्योंकि इसमें अच्छे एम्प्लॉय आते हैं तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में, तो कंपटीशन में हेल्प करेगा। दूसरा, इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। एच से क्या है, आई से क्या बेटा, इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है बेटा ना कि अगर हम अच्छे एम्प्लॉय को ला रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अच्छे एम्प्लॉय को लाना, अच्छे एम्प्लॉय को लाने के बाद उसका कौन सा पोजीशन होना चाहिए वो उसको प्लेस करना ये जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या बोलते हैं बायो के टीचर ला दिया फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट बायो के टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं,
अब उनको लाने के बाद उनको फिजिक्स थमा दिए हैं, क्या ये सही है? नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छे एम्प्लॉय को लाया गया तो जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से उनको जॉब प्लेस करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका मोरल क्या होगा, बढ़ेगा और उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ गए? नहीं तो फिर वो क्या करेगा, बेमन से काम करेगा, फिर वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद छोड़ देगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते तो इसमें ये आता दूसरा, कि प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। मतलब पहला आपका ये होता कि एक अच्छे एम्प्लॉय को लाते हैं, दूसरा ये अच्छे एम्प्लॉय को लाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एक राइट जॉब में क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। पहले हम अच्छे एम्प्लॉय को लाते हैं और दूसरा हम लोग क्या करते हैं बेटा, उस राइट पर्सन को एक सही जॉब में प्लेस करते हैं। भाई तुमको किस में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो? अच्छा मैं बायो तुम पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तुमको बायो दे दिए, तो एक सही प्लेस पे करोगे तो जाहिर सी बात है बेटा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगा? मिलेगा। और साथ ही साथ उसका मोरालिटी भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल का मतलब कि जो वो करना चाहता था वही काम अगर हम उसको दिए हैं तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। क्लियर? पी से क्या बेटा हमारा, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। एक सही पर्सन को सही प्लेस पे करना ये बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? हायरिंग तो कर ली है, अच्छे एम्प्लॉय तो ला दिए, लेकिन उसको करना क्या वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। वो बायो पढ़ाता है, बायो को टीचर, तो उसको बायो ही सब्जेक्ट देंगे, ठीक है, तभी वो काम करेगा। ठीक, उसके बाद एफ से क्या बेटा, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बेस्ट एम्प्लॉय को हम ऑब्टेन करते हैं, मतलब हायर करते हैं और अपने जो भी रोल है उसको फिल करते हैं, जो भी प्लेस खाली है उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा एफ से क्या है कि फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब बेस्ट एम्प्लॉय को लाना। कुल मिला के इसका मतलब बेटा ये है कि एक अच्छे एम्प्लॉय को लाना, बेस्ट एम्प्लॉय को लाना, जो एकदम बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। ठीक, उसके बाद जी से क्या है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। इस तो कॉमन हो गया कि भाई अच्छे एम्प्लॉय को लाएंगे, काम करेगा तो हमारे कंपनी का क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगा। ठीक, ओ से क्या है बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको 5 एम्प्लॉय की जरूरत है, अगर हम 7 एम्प्लॉय ला दिए तो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ऑप्टिममली कब यूटिलाइज होगा, जितनी की नीड है उतने ही लाएं। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगे, ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे। जितनी की नीड है उतने ही लाना है मुझे। वर्क फोर्स एनालिसिस करना है कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उस वही जितनी जरूरत है उतने ही लाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्टिममली यूटिलाइज होगा। क्लियर? उसके बाद वो के से क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज कभी कभी आपको बहुत हेल्प करता है। देखिए बेटा क्या लिखा है, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के ना, होते कि नहीं होते हैं? 5 फंक्शन सही है, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पता है, स्टाफिंग। अगर स्टाफिंग अच्छा नहीं होगा तो चाहे प्लानिंग कितना भी कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कितना भी कर लो, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कर लो, कोई मतलब नहीं रहेगा, कंपनी फ्लॉप कर जाएगी जब तक स्टाफ अच्छे नहीं होंगे। तो स्टाफिंग फंक्शन जो है एक की है बाकी फंक्शनों के लिए, कि बाकी फंक्शन अगर अच्छा काम करेगा तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग फंक्शन को ध्यान देना। किसको ध्यान देना बेटा, स्टाफिंग। तो यही चीज बता रहा है, की टू इफेक्टिवनेस, एक ये स्टाफिंग फंक्शन एक की है, इफेक्टिवनेस टू द अदर फंक्शन। सारे फंक्शन को अच्छा करने के लिए हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है, स्टाफिंग फंक्शन को ध्यान देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा। एच से क्या होता है, हेल्प इन कॉम्पिटिंग, मतलब कॉम्पिटिशन में हेल्प करता है। दूसरा, इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। भाई हमने अच्छे एम्प्लॉय को ला दिया, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को हायर किया, ये जरूरी नहीं है वो करना क्या चाहता है, उसको इंटरेस्ट किस पे है उसको ध्यान देना जरूरी है। अगर वो चाहता है बायो पढ़ाना तो उसको बायो देंगे तो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। वो पढ़ाना चाहता ही नहीं, फिजिक्स हम उसको दे दिए तो क्या वो काम करेगा, मुश्किल से पढ़ाएगा, फिर उसको छोड़ के चला जाएगा। तो ये चीज़ जरूरी है। यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब कि जो उस पर इसका इंटरेस्ट हो वो देना, ठीक, उससे मोरालिटी भी उसका बढ़ेगा। फिर पी से क्या बेटा, एक सही पर्सन को सही जगह पे प्लेस करना। एफ से क्या, फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब बेस्ट एम्प्लॉय को लाना, एक अच्छे एम्प्लॉय को लाना, ठीक है, ऑब्टेन करना। फिर ग्रोथ होगा हमारे कंपनी का। ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज कब होंगे, जितनी की नीड है उतने लाए तभी होंगे प्रॉपर्ली यूटिलाइज, नहीं तो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, की टू इफेक्टिवनेस टू द अदर फंक्शन। ये हमारा स्टाफिंग फंक्शन जो है वो की वर्ड है, की है बाकी फंक्शनों के लिए, एक चाबी है। अगर वो सही से लगा तब बाकी फंक्शन अच्छे से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा बेटा, ये जो लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जितनी की जरूरत है उतनी ही लाएंगे, ये तो ठीक है ना। एक आप लोग पढ़ेंगे उसमें वो कैजुअल कॉलर, अभी आप लोग उसमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे कैजुअल कॉलर। तो कैजुअल कॉलर में पता क्या होता है
कि हमको 5 की ज़रूरत है ना, लेकिन हम लोग 7-8 को रखते हैं। मतलब कहने का मतलब मान लीजिए 5 की ज़रूरत है, 5 हमने रख लिया, 3 और हमको अच्छे लग रहे हैं कि यार लग रहा है यार 3 जो और है ना एक्स्ट्रा वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो मेरे हाथ से जाएँ, तो उनको ना पेंडिंग में रखें हैं, वेटिंग लिस्ट में, कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको लेके आएंगे। अभी पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसमें आएगा कैजुअल कॉलर। यहाँ तक हो गया आपका? चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टाफिंग इज एन पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ध्यान देंगे बेटा कि स्टाफिंग और HRM में क्या डिफरेंस है। अगर छोटा कंपनी है बेटा ना, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको सैलरी पैकेज देना, उनको ट्रेनिंग देना वगैरह वगैरह, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर ही करता है। कौन करता है? टॉप लेवल। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब होता है बेटा ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट और बढ़ जाता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ध्यान देखिए वही चीज़ें बेटा। देखिए स्टाफिंग इज यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन ऑपरेट करता है इसमें? टॉप लेवल मैनेजर करता है। ठीक है, और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग द स्टाफिंग फंक्शन। समझ गए मेरी बात? यानी कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वर्कलोड हो जाता है, जिसके वजह से एक डिपार्टमेंट और बनाना पड़ता है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो स्टाफिंग के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है, अब आते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट बेटा आपका प्रोसेस। और ध्यान देंगे प्रोसेस में इसे कोड है सिंपल सा ERSP TPPC। ठीक है, ERSP TPPC। ठीक है, सीक्वेंस में बेटा ध्यान देंगे ई से क्या होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या होता है बेटा? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। बेटा देखिए मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जितने की जरूरत है ना, जितने की जरूरत है उतने ही इंप्लॉइज लाना, दैट इज कॉल्ड मैन पावर। दैट इज कॉल्ड मैन पावर। यानी कि कहने का मतलब बेटा हमारे कंपनी में वर्कलोड और वर्कफोर्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा? ध्यान देंगे, जो हमारा वर्कलोड होता है इसका मतलब ये होता है, बात समझिएगा। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब पहले आपने ये समझा कि यहां पर हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं कि आखिर कितने एम्प्लॉय को लाना है, कितने एम्प्लॉय को लाना है। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें 3 पॉइंट्स बेटा आपको ध्यान दीजिएगा, वर्कलोड, वर्कफोर्स और कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप लोग ये जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा वर्कलोड का मतलब क्या होता है? वर्कलोड का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किसी काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड वर्कलोड। वर्कलोड जैसे मान लीजिए कोई काम है, इस काम को करने के लिए मान लीजिए 20 एम्प्लॉय की जरूरत है। कितने एम्प्लॉय चाहिए बेटा? 20 एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, ये हमने जो टोटल एस्टिमेट किया कि इस काम को करने के लिए इतने एम्प्लॉय चाहिए, ये हो गया आपका वर्कलोड। वर्कफोर्स क्या होता है कि जो भी काम है उसमें प्रेजेंट टाइम में अभी कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो काम है उसमें प्रेजेंट टाइम में कितने एम्प्लॉय अभी भी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हो गया आपका वर्कफोर्स। क्या हो गया बच्चा? वर्कफोर्स। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा ये काम है, इसको करने के लिए 20 एम्प्लॉय की जरूरत है और इसमें अभी 15 लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें। क्या है बेटा? ठीक है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो बताइए कितनी की जरूरत है? कितनी की जरूरत है बेटा? 5 की जरूरत है। तो हमने कैसे पता किया? वर्कलोड और वर्कफोर्स के आधार पे। कंपैरिजन में हम लोग यही करते हैं कि अगर मान लीजिए वर्कलोड ज्यादा हो गया, यानी जितने एम्प्लॉय की जरूरत है मान लीजिए 20 और वर्कफोर्स कम हो गया, मतलब कि वर्कलोड में 20 चाहिए, वर्कफोर्स में प्रेजेंट टाइम में कितने काम कर रहे हैं? 15। अगर ये ज्यादा हो गया तो इसमें क्या करेंगे? हम स्टाफिंग करेंगे, इन एम्प्लॉय को हायर करेंगे ना बेटा? हमने किया। और अगर मान लीजिए वर्कलोड ज्यादा हो गया, वर्कलोड कम हो गया, मान लीजिए 20 एम्प्लॉय की जरूरत है, मेरे ऑलरेडी मेरे कंपनी में 25 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? रिमूविंग करेंगे, यानी कि अब हटाएंगे 5 लोगों को भाई, क्योंकि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब परफेक्ट काम होता है कंपनी के अंदर। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय पता करते हैं कि हमारे कंपनी में कितने एग्जैक्ट एम्प्लॉय चाहिए, कितने एग्जैक्ट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। ये पहला प्रोसेस काम करता है कि पहले पता लगाओ कितनी की जरूरत है, किसके आधार पे? वर्कलोड और वर्कफोर्स के आधार पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बेटा हमारा प्रोसेस है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। हमने पता लगा लिया कि 5 लोग की जरूरत है, अब हम क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट का मतलब होता है कि पब्लिक को, यानी कि जनता को, बाहर जितने लोग हैं सबको मोटिवेट करेंगे कि आप लोग मेरे कंपनी में क्या करें? अप्लाई करें। क्या करें?
अप्लाई करें, दैट इज कॉल्ड मोटिवेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि आइए मेरे यहाँ अप्लाई करिए, मेरे यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, आपको ये वो फलान ठिकान कई सारे उसमें हम ऑफर्स दे देंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ये सेकंड प्रोसेस क्लियर हुआ। रिक्रूट मतलब इंड्यूस करना, मोटिवेट करना कि लोग मेरे यहाँ के अप्लाई करें, क्लियर। थर्ड क्या है बेटा, सिलेक्शन। अब हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए 5 लोगों की जरूरत थी, कितनी जरूरत है 5, और मेरे यहाँ अप्लाई किए हैं टोटल मान लीजिए 10 लोग। कितने अप्लाई किए हैं 10 लोग। अब मेरे पास ऑप्शन पड़ा है ना, क्या पड़ा है ऑप्शन की, मेरे पास 10 लोग है, उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स, बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा एक सवाल और है, मान लीजिए 5 लोग की जरूरत है, 5 ही लोग मेरे आएंगे, अप्लाई किए हैं, और उसमें से 1-2 लोग थोड़ा सा खास नहीं है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे तो उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ, प्रोसेस क्लियर हुआ। पहले हम ये पता लगाएंगे कितने लोगों की जरूरत है, फिर रिक्रूट करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे कि मेरे अप्लाई करो। तीसरा, उनको हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट करेंगे। चौथा, प्लेसमेंट। अब जब सेलेक्ट कर लिए हमने, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको प्लेस करेंगे, एक सही जॉब में उनको प्लेस करना, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, वो होता है प्लेसमेंट। क्या होता है प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है बेटा कि हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, अब होने के बाद हम क्या करेंगे, उनको एक सही जगह पे प्लेस करेंगे। अब प्लेस करने के बाद क्या काम खत्म हो जाता है, नहीं। कोई नया एम्प्लॉय अगर कंपनी में आता है ना बेटा, तो पुराने एम्प्लॉय के साथ हमको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, नहीं करवाएंगे तो फिर जानते हैं झगड़ा हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाता है कि तुम्हारा कितना सैलरी है, तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो लोग भी सोचते हैं बताओ मेरा तो उससे ज़्यादा है और मेरी इतनी कम है, उतनी उसकी सैलरी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्या होता है, मिसमैच होने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो एक अच्छा कंपनी का मालिक पता क्या करता है कि जब कोई नया कंपनी में एम्प्लॉय को लाता है तो उसको पुरानी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ क्या कराता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। क्या कराता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय। क्या करता है बेटा, इंट्रोड्यूस करवाना न्यू एम्प्लॉय को, किसके साथ, पुराने एम्प्लॉय के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, है ना, हाल चाल मतलब कैसे, क्या नाम है, हेलो हाय हाय, ये सब करवाना, ठीक है। ये होता है ओरिएंटेशन। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक बेटा, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर प्रोसेस हुआ। आगे और चलते हैं, यहाँ तक कर लीजिए पहले, चलिए बेटा। उसके बाद पढ़ते हैं अगला प्रोसेस क्या है, टी से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान देंगे बेटा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अगला प्रोसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसको प्लेसमेंट दे दिया, ओरिएंटेट कर दिया। अब ओरिएंटेशन के बाद सबको मिला जुलाने के बाद, सबसे हाल चाल हो गया, सबसे मिला दिए, देखिए ये आकाश है, अभिषेक है, ये सबसे मिला दिए। अब उसके बाद उनको क्या करेंगे, उस काम को लेके उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे बेटा, ट्रेनिंग देंगे। और जब ट्रेनिंग बेटा आप देंगे उसको, तो ऑटोमेटिक उनके क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट ट्रेनिंग से बड़ा है, डेवलपमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, समझ रहे हैं, उसका करियर ग्रोथ, हर चीज ग्रोथ होगा। तो ट्रेनिंग हमारा छोटा होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, उसको काम को लेके उनको ट्रेंड करते रहेंगे, और जब वो ट्रेंड होंगे तो उनका स्किल क्या होगा बेटा, डेवलप होगा, ठीक है। ये अगला प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, जब हमको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे दी, वो काम में लग गए, क्या लगे बेटा, काम में लग गए। काम में लगने के बाद अब वो उनका हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल लेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब फीडबैक लेंगे, क्या कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझिए, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, जांच करेंगे कि एम्प्लॉय को जो हमने ट्रेंड किया, जो हमने काम उनको सिखाया, क्या वो काम को अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल है, आपके स्कूल में कोई मैथ्स का कोई टीचर है, हम उनको अच्छा पढ़ा रहा, तो हम उसको क्या कर दिए, प्रमोट करके कोऑर्डिनेटर बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रमोशन करने से पॉजिटिविटी आता है कि देखो वहाँ सामने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि देखो हम भी अच्छा करेंगे तो क्या पता कोऑर्डिनेटर बन जाए या फिर प्रिंसिपल बन जाए, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। फिर उनके वही प्रमोशन करना या करियर प्लान करना कि देखो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमको एक सिनेरियो बता रहे हैं कि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हम तुमको प्रमोट करते करते एक अच्छा पैकेज में तुमको पोस्ट कर देंगे, समझ गए। तो वही करना, मतलब प्रमोशन और करियर प्लान करना उसके बाद काम करने के बाद, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बेटा आता है कंपनसेशन।
कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरी वेजेस पे करना, जो उनको पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट मेथड की बात कर रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब उसका पेमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि पेमेंट मोड क्या है। पेमेंट मोड यानी कंपनसेशन मोड दो तरीके का होता है, एक होता है टाइम बेसिस पे, एक होता है परफॉर्मेंस बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पे हम उसको सेट करेंगे कि इतने टाइम के बाद हम तुमको सैलरी पे करेंगे या वेजेस पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम बेसिस। क्या होता है टाइम बेसिस, जैसे वीकली, डेली या मंथली उनको हम फिक्स कर देंगे, भाई तुमको इतना इतना देना ही देना, हम तुमको देंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है ना बेटा, काम के आधार पे उसको सैलरी दिया जाता है कि अगर वो टारगेट पूरा कर दिया, यानी कि टारगेट या टास्क, एक टारगेट टास्क दिया जाता है, देखो तुम्हारा आज का टारगेट है कि तुमको ये पूरा करना है, अगर ये तुम पूरा कर दिए तो तुमको आज का तुमको सैलरी मिलेगा। जैसे फेरी वाले आप देखे होंगे ना, या फिर कई सारे कपड़ा पर लेके आते हैं बैग में, घर घर घूमते हैं, तो उनका टारगेट होता है कि अगर वो टारगेट इतने साड़ी बेच दिए, इतना कपड़ा बेच दिए, या कोई वॉशिंग मशीन वगैरह, वो क्या बोलते हैं मिक्सचर वगैरह लेके आते हैं, सब डीवीडी वो सब लेके आते हैं, बूफर वगैरह लेते हैं, तो उसको टारगेट दिया जाता है कि देखो तुम घर घर जाओ और उसको बेच के आओ, अगर तुम बेच दो तो तुमको इसमें अलग से कमीशन वगैरह सैलरी वगैरह देंगे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है कि काम के आधार पे सब आपको पैसा सैलरी वगैरह दिया जाता है। तो ये था बेटा आपका प्रोसेस में क्या था, फिर से बताइए, ई से क्या था, इवेल्यूटिंग द एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि ये पता लगाना कि मैन पावर की कितनी जरूरत है। मैन पावर मतलब एग्जैक्ट कितने लोगों की जरूरत है, और ये हम किसके आधार पे पता कर पाते हैं, वर्कलोड और वर्क फोर्स के आधार पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनको रिक्रूट करेंगे, लोगों को इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आइए, एक होता है ना न्यूज़पेपर के नीचे लिखा रहता है कि आप लोग आइए यहाँ पर अप्लाई करिए, तो इंकरेज करेंगे कि लोगों अप्लाई करें क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, ये चाहते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अच्छे एम्प्लॉय को, भाई इतना ऑप्शन पड़ा है, मुझे चाहिए इतने लोग, तो बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे उनको एक सही जगह पे, और जब प्लेस्ड कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस टू द एग्जिस्ट एम्प्लॉय, मतलब एग्जिस्ट एम्प्लॉय के साथ उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेंड करेंगे, काम सिखाएंगे, और जब ट्रेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उनका स्किल डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बहुत जरूरी है। जो भी उनको प्लेस करता है, एचआरएम जो भी करता है, तो वो क्या करता है, टाइम टू टाइम उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल लेता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब फीडबैक लेता है, जांच करता है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमको पता चलता है अच्छा काम कर रहा है, तो अब उसके बारे में करियर प्लानिंग करेंगे। करियर प्लानिंग में क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, अच्छा पोस्ट में डाल देंगे उसको, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसके बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन में बेटा पेमेंट मेथड हम बताते हैं। यहाँ पर दो तरीके के मेथड से कंपनी पे करती है, या तो आपका टाइम बेसिस पे या तो परफॉर्मेंस बेसिस पे। टाइम बेसिस में क्या होता है, एक फिक्स टाइम कंपनी सेट करती है कि तुमको इतने टाइम के बाद हम तुमको सैलरी या वेजेस देंगे। परफॉर्मेंस बेसिस में क्या होता है, काम के आधार पे तुमको दिया जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका प्रोसेस, यहाँ तक कर लीजिएगा। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। ध्यान दीजिए बेटा, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं बेटा, ठीक। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, यानी इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हैं, स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाफिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो स्टाफिंग के कंपोनेंट बोलो, चाहे एलिमेंट्स बोलो, चाहे एस्पेक्ट बोलो, 3 हमारे होते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट को जानते हैं। रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग बेटा चर्चा किए थे इससे पहले, क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या होता है कि इंड्यूसिंग द पीपल, यानी लोगों को इंड्यूस करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि वो मेरे कंपनी में क्या करे, अप्लाई करे। वर्क नहीं बेटा, अप्लाई करे। जैसे फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म के लिए वो अप्लाई करें, ट्राई करें आने में, कि आके एक बार ट्राई करो, इंटरव्यू दो, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो होता है रिक्रूटमेंट। देखिए लिखा भी है, रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए मेरी बात, यानी कि हमारे कंपनी में जो भी वैकेंट्स खाली है उसके लिए लोग अप्लाई करें, इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। समझ गए मेरी बात, वो होता है रिक्रूटमेंट। अब आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स होते हैं। 2 सोर्स के जरिए हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, कि अप्लाई करने के लिए। पहला सोर्स होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या होता है बेटा, इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है पता है क्या, कि हम अपने कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को ही हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम आगे के ऊपर के पोस्ट के लिए अप्लाई करो। क्या करो बेटा, पोस्ट के लिए अप्लाई करो। समझ गए, ये होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। यहाँ बाहर के लोगों को नहीं बुलाते हैं,
ये अंदर के लोग को ही हम बोलते हैं कि तुम लोग अप्लाई करो, ठीक है। ये होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के, यानी बाहर के लोग हम बोल रहे हैं कि आओ मेरे अप्लाई करो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर जो भी प्रचार विचार कर रहे हैं, है ना, बैनर वगैरह चिपका दिए हैं बोर्ड वोर्ड में, समझ गए। तो वो जो होता है बाहर के लोग जो आते हैं अप्लाई करने के लिए, वो होता है एक्सटर्नल। अंदर की कंपनी में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एग्जिस्ट एम्प्लॉय जो अप्लाई करते हैं, वो होता है इंटरनल। क्या होता है बेटा? इंटरनल रिक्रूटमेंट जरा पढ़ी, क्या लिखा है? द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय द इंड्यूसिंग द कौन से एम्प्लॉय? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन के पुराने एम्प्लॉय को हम इंड्यूस करते हैं कि तुम लोग अप्लाई करो, ठीक है। ये होता है कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके क्या फायदे हैं जरा ध्यान देंगे बेटा। एडवांटेजेस क्या है कि इट इज इकोनॉमिकल, ये बहुत चीपेस्ट है, बहुत सस्ता है, सही बात है कि नहीं। हमको इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है, अपनी ऑलरेडी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ओरली माइक से चिल्ला के बोल दिए, जो जो अप्लाई करना चाहता है कि अप्लाई कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब बहुत चीपेस्ट है, सस्ता है, ठीक है। इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, सही बात है कि नहीं भाई। पुराने एम्प्लॉय को मौका दे रहे हैं, तुम ऊपर आके उठ के अपना आगे का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इससे एम्प्लॉय क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी अगली बार के लिए ट्राई करेंगे कि हम भी इस बार आएँ, ठीक है। लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग ऑलरेडी वो लोग जानते हैं, हमारे कंपनी के हर काम तौर तरीके से अवेयर है, तो उनको ट्रेनिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉय से क्या होगा? परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थे बेटा इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स, यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है बेटा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। ध्यान देंगे बेटा। पहला क्या है कि नो फ्रेश और न्यू आइडिया हमें नहीं मिल पाता है, सही बात है कि नहीं। पुराने एम्प्लॉय को हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना, ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें न्यू आइडिया नहीं मिल पाता है, ठीक है। विल नॉट कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर सेकंड क्या है? देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, मेरे पास लिमिटेड चॉइस होता है। अगर आप इंटरनली सब एम्प्लॉय को ही अपने काम करें, उन्हीं को हायर करेंगे आगे पोस्ट के लिए, तो चॉइस क्या है बेटा? लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड चॉइस होता है, और ये सुटेबल नहीं होता है किसके लिए? न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में सब तो नए नए एम्प्लॉय होंगे, तो वहाँ पर पुराने तो है ही नहीं, तो ये पूरा नए एम्प्लॉय पूरा नई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये डिसएडवांटेज था। उसके बाद मेथड क्या बेटा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का? दो मेथड होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन। दो ही मेथड होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब ये होता है बेटा ना कि आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में उसको शिफ्ट कर रहे हो एम्प्लॉय को, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय है, तो उसको किस पोस्ट में मान लीजिए शिफ्ट करेंगे? मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के उसमें क्या बोलते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट के पोस्ट में, समझ गए मेरी बात। तो अथॉरिटी क्या है दोनों का? इक्वल है कि नहीं इक्वल है? तो इसको कहते हैं बेटा ट्रांसफर। क्या कहते हैं? ट्रांसफर, ठीक है। देखिए लिखा भी है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। पावर क्या होगा दोनों का? सेम होगा। प्रमोशन में क्या होगा? नाम से ही लग रहा होगा, ऊपर वाले पोस्ट में शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। समझ गए मेरी बात? जैसे मान लीजिए अगर ये क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, तो इसको मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजर बना दिया गया फॉर एग्जांपल। तो ये जो हो गया, इसको जो पोस्ट किया गया, ये हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी में पोस्ट किया गया। ऐसे प्रमोशन, ऐसे सोर्स को क्या कहते हैं बेटा? प्रमोशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब बाहर से हम हायर कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, ध्यान देगा, व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब। मतलब बाहर से लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, आप लोग मेरे यहाँ के जॉब पे अप्लाई करिए, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? फ्रेश टैलेंटेड मिलेंगे हमको। भाई बाहर से लोग को मिला रहे, तो भाई जो जो आएंगे उसके पास हिडन टैलेंट होगा नहीं होगा, तो फ्रेश टैलेंट हमको मिलेगा। चॉइस क्या होगा बेटा? अनलिमिटेड है, वाइडर चॉइस मिलेगा। क्या एक लिमिट है वहाँ पर बाहर के लोगों का? नहीं ना, वाइडर चॉइस लिमिट है। क्वालिफाइड पर्सन मिलेंगे, एम्प्लॉय जो मिलेंगे वो कैसे होंगे? क्वालिफाइड होंगे, अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे। डिसएडवांटेजेस के क्या है? द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन। मतलब कि अगर भाई बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, तो जो पुराने वाले एम्प्लॉय हैं वो क्या होंगे? डिमोटिवेट होंगे, नहीं होंगे? डर होगा ना, अरे यार बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, या क्या पता हम लोग का खत्म हो जाए, कहानी यहाँ से कट आउट हो जाए, ठीक। दूसरा, द न्यू एम्प्लॉयज में नॉट एडजस्ट इन द रूल्स रेगुलेशन। क्या पता, जरूरी थोड़ा ना कि जो नए नए एम्प्लॉय आते हैं वो कंटिन्यू टिक जाते हैं। उनको अगर रूल्स रेगुलेशन अच्छा लगा तो रह जाएंगे, नहीं तो चल जाएंगे। मैक्सिमम यही होता ही है बेटा, प्राइवेट कंपनीज में ही ना होता है कि आपके रूल्स रेगुलेशन एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और इट इज़ वेरी
बहुत खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट कराओ, प्रचार कराओ, वेबसाइट में अपलोड करो, ये करो, तमाम करो, तब जाके आते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक्सटर्नल, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो ध्यान देंगे बेटा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो हम लोग करते हैं बेटा, उसके मेथड क्या है, तो बात समझिएगा। इसका कोड हमने बनाया रिकैप लॉ CD। आर से बेटा आपका क्या होता है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। मतलब कि यहां पर होता क्या है कि हम अपने पुराने एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनको हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप कोई बाहर से अच्छा एम्प्लॉय ला के दो। समझ गए, ये होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पहला मेथड। कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे रेफरेंस में या तुम्हारे कोई कॉन्टैक्ट में अच्छा कोई एम्प्लॉय है जो काम करने लायक हो मेरे यहाँ, तो उसको बुला दो। तो ये होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। क्लियर। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ध्यान देंगे बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब ना, यहां पर एक सरकार का, गवर्नमेंट का कोई एक एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, एजेंट होता है, या उसको ये बोल सकते हैं कि मिडिल मैन। क्या होता है, मिडिल मैन। तो मिडिल मैन जो आपका होता है, जो बिचौलिया होता है, इंटरमीडिएटर होता है, किसका, गवर्नमेंट का, वो क्या करता है कि जॉब सीकर, जो जॉब सीकर है, ठीक है, जो जॉब खोज रहे हैं और जिनको जॉब, जिनके यहाँ वैकेंट खाली है, जिनके यहाँ जिनके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट्स है, ठीक है, वो क्या करता है कि वहां से जॉब सीकर को लेके आता है और इनको देता है। ठीक है, ये जो मिडिल मैन होते हैं किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। ये हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है कि हमारे जो एजेंट या मिडिल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको जॉब चाहिए उनको बोलते हैं कि चलो तुम्हारे यहाँ वैकेंट खाली है, वहाँ काम कर लो, उनसे कुछ कमीशन वगैरह लेते हैं, अभी गवर्नमेंट को मिल जाता है। समझ गए, तो ये होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक तरह से मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब होता है ना, सरकारी जॉब, तो उसमें आपको देखो फॉर्म वगैरह भराता है, तो कोई आपका फॉर्म भरवाने के लिए, पहले तो, अभी तो साइबर कैफे आ गया, पहले तो लोग बोलते थे कि देखो फॉर्म निकला है जो आप भर दो, तो वहाँ पर मिडिल मैन बोलता था कि गवर्नमेंट का फॉर्म आया भर दो, ठीक है, इसको, अब वो जाके वो अप्लाई करता था। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और ये जो है ना आपका प्लेसमेंट एजेंसी, ये दोनों लगभग सेम है। प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी गवर्नमेंट का है, किसका है, और ये किसका है, प्राइवेट कंपनी का है। किसका है बेटा, प्राइवेट कंपनी के एजेंट होते हैं मिडिल मैन, वो जॉब सीकर से बोलते हैं भाई एक जगह वैकेंसी खाली है, जाओ वहाँ काम कर लो। समझ गए मेरी बात, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में मिडिल मैन है, दोनों में क्या करता है मिडिल मैन, जॉब सीकर को वहाँ तक पहुँचाता है, कहाँ तक, जहाँ वैकेंसी खाली है। लेकिन दोनों के एजेंट किस किस क्या बोलते हैं सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये गवर्नमेंट से और ये प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, एडवर्टाइज, हाँ उसके बाद क्या, सी से क्या था, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट कॉलेज में जाती है और कॉलेज में जाके बच्चों को हायर करके लेके आती है, ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट कॉलेज में जाती है, कॉलेज में बच्चों को हायर करती है। आप जानते ही होंगे MBA BBA जो होता है उसमें क्या होता है, बच्चों को कॉलेज में जाके हायर किया जाता है। ठीक है, ये होता है। एडवर्टाइजिंग आप लोग जान ही रहे हैं, प्रचार वगैरह करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, प्रचार होता है कि वैकेंसी एक जगह खाली है, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सटर्नल मेथड का टाइप है। ये तो समझ गए बेटा, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजरियल कंसल्टेंट, ये समझ गए, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के एजेंट होते हैं जो क्या कहते हैं जॉब सीकर को पहुंचाते हैं जहां वैकेंट खाली है। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक मतलब संस्था है जहां से क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम है, मुझे 10-15 लेबर चाहिए, तो ये लेबर कौन देता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करके हम लेबर लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। बेटा देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कहीं से भी करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से, मतलब पोस्टर वगैरह है ना, न्यूज़पेपर में। यहाँ कहाँ एडवर्टाइजिंग होगा, टीवी में एडवर्टाइजिंग हो रहा है। किसमें हो रहा है, टीवी में। वेब पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट, वेब पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू आप जाके पता करते हैं कहाँ वैकेंसी खाली है, ये तो आजकल सभी कर रहे हैं, तो ये कौन सा है बेटा, वेब पब्लिशिंग का है। ठीक, कैजुअल कॉलर, कैजुअल कॉलर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, हमने एग्जांपल दिया था इससे पहले, कि मान लीजिए मेरे यहाँ 5 एम्प्लॉय की वैकेंसी खाली है और हमने रिक्रूट किया सबको कि आइए मेरे यहाँ अप्लाई किए, तो मेरे यहाँ कम से कम 10 एप्लीकेशन आया। कितने फॉर्म आए एप्लीकेशन के, 10, तो 5 को तो मैंने हायर कर लिया, मुझे ना 3 और अच्छे लग रहे हैं उसमें,
वैकेंसी तो फुल हो गया है, बट 3 लोग ना मेरे दिमाग में बैठ गए हैं, कह रहा है 3 बच्चे और अच्छे लग रहे हैं जो हम चाहते नहीं खोना उनको, तो क्या करें। तो उनको हम कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे देखो आप लोग को मैं पेंडिंग में रखता हूँ, 1 महीने 2 महीने में आपको पास कॉल जाएगा, ठीक है, और आपको बुलाया जाएगा, तब तक के लिए आप वेटिंग लिस्ट में रहिए। तो ये होता है कैजुअल कॉलर। पेंडिंग में आप लोग एम्प्लॉय को रखते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो कैजुअली कॉल करके उसको बुलाएंगे, कैजुअली कॉल करके बुलाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, जैसे आप देखे होंगे कहीं पर जो लेबर काम करते हैं या मजदूर कोई काम करता है या फिर कोई छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं, पियोन वगैरह होते हैं, है ना, या गार्ड होते हैं, तो उनको कैसे जॉब मिलता है पता है। अधिकतर वो देखते हैं कहीं कंपनी में ना पोस्टर चिपका होता है, उसमें लिखता है कि यहाँ पर गार्ड की वैकेंसी खाली है, जिसको करना हो आके अप्लाई करें। तो एक गेट पे पोस्टर, एक पोस्ट चिपका होता है, उस पोस्ट में लिखा रहता है वैकेंसी, वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या होता है बेटा, ये बेसिकली किसी इसके लिए होता है, पियोन वगैरह होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, या फिर गार्ड वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आया, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्शन। ध्यान देंगे बेटा सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना। क्या करना बेटा, पहले हम लोग रिक्रूट करते थे, क्या करते थे बेटा, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, उन लोग को हम लोग इंड्यूस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो मेरे कंपनी में अप्लाई करे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे। उसके बाद हम इतने सारे एम्प्लॉइज में से बेस्ट एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड सुटेबल कैंडिडेट। एक अच्छा कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं टू फिल अप द वैकेंट जॉब, जो वैकेंट जॉब खाली है उसको फिल करने के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग सेलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है बेटा, इन द ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। समझ में आ गया। अब सिलेक्शन का बेटा प्रोसेस भी है कि सिलेक्शन कितने प्रोसेस के आधार पे सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान देंगे, इसका हमने कोड बनाया है PSC CSMJC, ठीक है। P से क्या होता है बेटा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है बेटा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहां पर बेटा क्या होता है ना, यहां स्क्रीनिंग में क्या होता है कि एक सबसे पहले हम लोग यहां ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट कैपेबल नहीं है, जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है काम करने लायक, उसको पहले एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट अनक्वालिफाइड या मिसफिट कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हमारे कंपनी के लिए, या क्वालिफाइड नहीं है, उस कैंडिडेट को क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेट करते हैं, यानी हटा देते हैं। तो हमें आसानी होगा सेलेक्ट करने में, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट। क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बेटा हमारा याद रखिएगा, ध्यान देगा, यहाँ पर सिलेक्शन जो टेस्ट किया जाता है इसके कई टाइप्स होते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका एक कोड हमने बनाया पत्ती, PATII, पट्टी। तो बेटा पति में यहाँ पर P से हमारा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। हाँ, P से क्या होता है बेटा, पर्सनैलिटी टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बेटा हम जो इसमें आपको देख रहे होंगे 5 टाइप से हम लोग टेस्ट लेते हैं, 5 टाइप से बेटा टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले P से होता है बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय है ना, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को एग्जामिन करते हैं कि उसका बिहेवियर नेचर कैसा है, कैसा उसका कैरेक्टर है, उसको देखा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। क्या दिखाता है बेटा, पर्सनैलिटी। क्या देखा था, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसके नेचर को देखा जाता है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, कैसा उसका एटीट्यूड है, ये हम देखते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद ए से होता है बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेटा हम लोग ये देखते हैं कि उस कैंडिडेट का लर्निंग कैपेबिलिटी कितना है। लर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा उसका कैचिंग पावर। क्या होता है प्रिया, कैचिंग पावर। मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसे, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तुरंत उसको कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसको 3, 4, 5, 6 बार उसको बताओ तब भी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा उनका कैचिंग पावर थोड़ा सा कम रहता है। तो वो कैचिंग पावर को दिखाता है, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट में हम देखते हैं कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी है, कितने जल्दी वो हर चीज़ों को कैप्चर करता है, कैच कर रहा है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ट्रेड टेस्ट। क्या आता है बेटा, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं बेटा ना कि उस एम्प्लॉई, जो भी कैंडिडेट हम उसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उस कैंडिडेट के पास ऑलरेडी क्रिएटिविटी जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, स्किल उसके पास जो ऑलरेडी है, वो कौन सा स्किल है। जैसे कोई भी कैंडिडेट हमारे बाहर से मंगवाते हैं तो हम पहले से उसको अवेयर होते हैं कि भाई उसके पास कैसा कैसा स्किल पहले से अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें वो जानता है, ताकि जब जरूरत पड़ेगा तो वो स्किल को हम यूज़ करेंगे। समझ गए मेरी बात। तो वो हम देखते हैं ट्रेड टेस्ट में।
कि उसके पास ऑलरेडी पुराना पहले से स्किल क्या क्या है उसके पास, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में बेटा उसका आईक्यू लेवल देखते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को लेके कितना जल्दी सॉल्यूशन कैसे खोजता है उसका, समझ गए। आईक्यू लेवल, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है, ये चीज होता है। तो आईक्यू लेवल यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आई से होता है इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैंडिडेट को बेटा हम हायर करेंगे तो हायर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जानना ये जरूरी है कि वो एम्प्लॉय जो काम करने आ रहा है उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। समझिए मेरी बात ना। पता चला कि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है, उसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्किल है, बट वो उसको हम भेज दिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। किसमें भेज दिए बेटा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, समझ गए। तो हम इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं उस कैंडिडेट का, उसको कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा ई से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में बेटा क्या होता है, पहले तो हमने क्या किया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया। पहले हमने क्या किया, एलिमिनेट किया अनफिट और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। दूसरा हमने क्या किया, सिलेक्शन टेस्ट किया। 5 टाइप से हमने टेस्ट किया उसका, ठीक है। पांचों क्या था, पी से हमारा पर्सनैलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को हमने देखा, एप्टीट्यूड में कि वो उसका लर्निंग कैपेबिलिटी कितना, कितने जल्दी वो कैच कर रहा है वो देखा। ट्रेड टेस्ट में उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट स्किल कितना है, क्या क्या चीज़ें वो जानता है वो हमने देखा। इंटेलिजेंट टेस्ट में बेटा हमने उसके आईक्यू लेवल को देखा, कितने जल्दी वो चीज़ों को सॉल्व करता है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है। इंटरेस्ट टेस्ट में उस जो भी काम करने आ रहा है क्या उसमें उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये चीज़ हमने देखा। उसके बाद हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में बेटा हम लोग एक पैनल में क्या करते हैं, फाइनल उसका फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं। कैसा लेते हैं बेटा, फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो ये 3 हमने बताया, ठीक है। पीएससी आगे बेटा प्रोसेस हम लोग आगे करते हैं, पहले यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। हम लोग देखते हैं आगे बेटा क्या है हमारा कोड, सी से क्या था, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। बेटा ध्यान समझिए इसका मतलब क्या होता है। हमने बेटा क्या कर लिया, इंटरव्यू कर लिया ना, माना इंटरव्यू वगैरह कर लिया। अब इंटरव्यू करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिया ध्यान देंगे बेटा, अब हम ये करेंगे कि उसका रेफरेंस देखेंगे, उससे ये पूछेंगे बताओ तुम्हारे रेफरेंस में कोई ऐसा पर्सन तुम्हारे अगल बगल आस पड़ोस से कोई है जिससे हम तुम्हारे बैकग्राउंड को पता कर सके या तुम्हारे कैरेक्टर को पता कर सके। तो इससे क्या होता है, कंपनी क्या करती है, उस कैंडिडेट के रेफरेंस में किसी पर्सन का नाम पता करती है और साइलेंटली जाके उससे उसका कैरेक्टर पूछती है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है। समझ गए मेरी बात ना। तो ये चीज होता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। उसके रेफरेंस को चेक किया जाता है और रेफरेंस के आधार पे उसके बैकग्राउंड को पता किया जाता है। समझ गए मेरी बात। जैसे मान लीजिए आयुष है, ठीक है, आयुष को कैंडिडेट के तौर पर रखा गया, लेकिन आयुष हम ये पूछेंगे कि तुम्हारे रेफरेंस में कोई है, तो उसके रेफरेंस वाले अभिषेक है, ठीक। तो हम जगह अभिषेक से पूछेंगे बता आयुष कैसा लड़का है, कहाँ रहता है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं। तो ये सब चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा, जब सब कुछ क्लियर हो जाए कि हाँ वो अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा आयुष, अब उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्शन डिसीजन करेंगे। ध्यान देंगे बेटा, सिलेक्शन डिसीजन का मतलब होता है फाइनली अब उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि चलो यार अब उसको ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं, अब उसको सेलेक्ट कर लिया जाए, कंपनी के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाए, अब उसको रखा जाए, ठीक। फाइनल सब कुछ हो गया तो ये होता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, फाइनली उसको अब सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब सेलेक्ट करने के बाद बेटा अब उसका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब फॉर्मेलिटीज है। मेडिकल एग्जामिनेशन बेटा उसका मेडिकल देखा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कि ऐसा नहीं ना कि उसको क्या बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है या क्या बोलते हैं उसको मेंटली प्रॉब्लम है, क्या पता काम करते करते बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया निकल लिया, ठीक, परमानेंटली। तो ऐसे होगा तो भाई मेरे कंपनी में लॉस होगा नहीं होगा। मान ली किसी ऐसे व्यक्ति को रख लिए, मैं ए नाम का व्यक्ति है, उसको रख लिए, अब पता चला कि उसको हार्ट लंग सब कुछ प्रॉब्लम है, पूरा किडनी फेफड़ा सब उसका डैमेज है, 2 महीने के बाद वो निकल लिया बेटा परमानेंटली क्लोज। तो इस सिचुएशन में बेटा मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, समझ गए मेरी बात ना, ठीक। उसके बाद आता है बेटा जॉब ऑफर। जब मेडिकली वो क्वालिफाई हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, उसको जॉब ऑफर देगी, चाहिए अब आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करिए, इतने डेट को आप ज्वाइन करिए। क्लियर बेटा, इसको कहते हैं क्या बेटा, जॉब ऑफर। अब जब जॉब ऑफर दिया जाएगा तो जॉब ऑफर के बाद उसका फाइनली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। क्या होगा प्रिया, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंपनी के नियम कानून, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन सब चीज के अंदर दिया रहता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेशन पीरियड। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आप लोग जानते होंगे ना
कि इतने पीरियड तक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए तो इतने पीरियड तक आप बंद जाएंगे, अगर आप जाएंगे छोड़ के बीच में तो आपको पेनल्टी फाइन पे करना पड़ेगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोबेशन पीरियड आपका फिक्स कर दिया जाता है, उसमें डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन सब चीजें उसमें दी रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन, आप फाइनली आप इस कंपनी के क्या बन चुके हो, एम्प्लॉय बन चुके हो। तो ये था बेटा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक कर लीजिएगा। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब बेटा कि एम्प्लॉय को हमने हायर कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब उसको हम लोग उस काम के लिए ट्रेंड करेंगे, और जब ट्रेंड करेंगे तो उसका क्या होगा, पर्सनैलिटी क्या होगा, डेवलप्ड होगा, उसका स्किल डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा बेटा। तो ये चीज़ है। तो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग, इक्विपिंग मतलब होता है बनाना, द एम्प्लॉय को बनाते हैं विद द स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, मतलब जिस काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल को तैयार करते हैं उस एम्प्लॉय में। समझ गए मेरी बात? जो काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए बेटा, उस स्किल को हम एम्प्लॉय में क्या करते हैं, इक्विप करते हैं, उसके अंदर इनबिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रेनिंग। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट क्या होता है, जब उसको ट्रेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पूरा ग्रोथ होगा, उसके पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, उसका एक्सप्रेशन, उसका बिहेवियर, नेचर, सब उसका क्या होगा बेटा, डेवलप्ड होगा। यानी ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट होता है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब किसी पर्टिकुलर काम को लेके उसको सिखाया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब थोड़ा ध्यान देंगे बेटा कि क्यों जरूरी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग डेवलपमेंट का एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए बेटा? तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट एम्प्लॉय को करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसका हमने कोड बनाया है ब्रह्म। क्या बनाया बेटा? ब्रह्म। तो ब्रह्म में बेटा बी से आपका आता है बेटर परफॉर्मेंस। बेटा एक बात बताइए, ट्रेनिंग करेंगे, एम्प्लॉयज को ट्रेंड करेंगे, काम सिखाया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। दूसरा, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल वर्क। ऑपरेशनल वर्क का मतलब होता है जो कई सारे टास्क होते हैं, कई सारे काम होते हैं, तो उसको ऑपरेशनल वर्क कहते हैं। तो क्या होगा बेटा, हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेंड करेंगे तो उसको हर काम सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो ऑपरेशनल वर्क है वो भी सॉल्व होगा, ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी के अंदर कहीं कहीं, तो वो भी क्या होगा, सॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा बेटा, सॉल्व होगा ट्रेनिंग से। रिड्यूस लर्निंग टाइम। बेटा अगर ट्रेंड कर दोगे तो वो क्या करेगा, जब उसको हम लोग बीच बीच में मीटिंग लेंगे, उसको काम नया नया चीज़ सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी कैच करेगा, तो लर्निंग टाइम उसका कम हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। एक बार हमने किसको ट्रेंड कर दिया, एम्प्लॉय को, तो वो हमारी कंपनी के एटमॉस्फेयर को जान गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को जान गया, कैसे काम कैसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो बाद में अगर कभी हम उसको ट्रेंड करते हैं, कुछ काम और सिखाते हैं अपडेटेड, तो वो बहुत जल्दी कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर लर्निंग टाइम उसका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? कम टाइम में वो सीखने लगेगा, जल्दी जल्दी सीखने लगेगा, ये चीज़ है। उसके बाद एटीट्यूड परफॉर्मेंस फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब जब हम ट्रेंड करेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा काम को लेके। अब जब पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा तो कंपनी के अंदर वो कॉपरेटली वर्क करेगा, कॉपरेशन के साथ सबके साथ मिल के काम करेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा, तो ये उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनबिल्ड हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद है हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। अब बेटा एक बात बताइए, हम एम्प्लॉय को ला रहे हैं, उसको ट्रेंड कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि जब जब मार्केट में जो जो चीज़ें बदलेंगी वो चीज़ें जल्दी वो सीख ले। समझ गए मेरी बात ना? तो इससे क्या होगा, वो जल्दी जल्दी क्या करे, जो जो चेंजेस हो रहा है उसको अडॉप्ट करेगा। समझ गए? उसके बाद है मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर नीड का मतलब जो जो हमें कंपनी में एम्प्लॉय के अंदर चाहिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए, जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा, उसको मैनेज करने में आसानी होगा, है कि नहीं बेटा? जैसे मान लीजिए हमने अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को ला दिया, तो कुछ एम्प्लॉय अगर हमको और ज़रूरत होंगे तो हम उसके स्किल के आधार पर उसको हम हायर कर लेंगे बाकी एम्प्लॉय को, कि देखो इस टाइप के एम्प्लॉय हमको चाहिए बाहर से, ऐसे ऐसे बच्चे जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऐसे स्किल के टाइप के एम्प्लॉय मुझे चाहिए। तो क्या होगा, मैन पावर के आधार पर हम हायर कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, तो ये मैनेज करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट का बेनिफिट किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ब्रह्म। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस, एच से हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल वर्क, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जो घुंघू प्रॉब्लम होता है, ऑपरेशनल वर्क होता है, उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। आर से रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम, कम टाइम में सीखने लगेगा वो, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको ट्रेंड कर चुके हैं। ठीक, एटीट्यूड फॉर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, सबके साथ मिलके काम करेगा। अडॉप्ट टू हेल्प इन अडॉप्ट
टू चेंजेस, यानी जो जो चेंजेस आ रहा है उसको अडॉप्ट करेगा। और मैनेजिंग मैन पावर नीड, हमें जो जैसे मैन पावर की जरूरत होगी वैसे वैसे उसको मैनेज करने में मदद होगा बाय द हेल्प ऑफ जो हम एम्प्लॉय को ट्रेन किए हैं। तो ये था बेटा आपका बेनिफिट आगे करते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं अगला कि अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से बेटा एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा बेनिफिट होगा बेटा, अगर कई कंपनी में एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा? ट्रेंड किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयज का बहुत बेनिफिट होगा। जैसे क्या होगा, जैसे मैंने कोड बनाया है BELB बिल्ड, ठीक है। बी से होता है बेटा बेटर करियर ऑप्शन। अगर कोई एम्प्लॉय को बेटा कंपनी ने अच्छा खासा ट्रेंड किया है तो उसको कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में बेटा उसको करियर ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? फिर अगर किसी एम्प्लॉय को उसको अच्छे से ट्रेंड किया गया है तो बाकी और कंपनी से उसको अपॉर्चुनिटी आएगा कि उसको अच्छा सा ट्रेंड हो गया, अच्छा खासा सीख रहा है, काम अच्छा जान रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी यानी कि बेटर करियर ऑप्शन उसको बढ़ेगा, ठीक है, और करियर ऑप्शन मिलेगा। अर्निंग मोर, भाई ट्रेनिंग हो गया, अच्छा खासा हम जान गए, अब मेरा क्या होगा? सैलरी वैलरी बढ़ेगा, तो अर्निंग मोर मतलब सैलरी इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। एल से क्या होता है बेटा? लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट की चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड पर्सन है वो। क्या है? ट्रेंड पर। बी से होता है बूस्टिंग ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। बेटा ट्रेनिंग देंगे तो एम्प्लॉयज की मोरालिटी क्या होगी? बूस्ट होगी, डेवलप्ड होगी। उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग स्किल क्या होगी? डेवलप्ड होगी। वही है बूस्ट का मतलब, इंप्रूव होगी क्या? मोरल मतलब उनकी थिंकिंग स्किल, थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगी एम्प्लॉय की, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, आपका ये हमारा ट्रेनिंग का। चलिए बेटा, अब उसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग मैथड पे, ठीक है। हमारा मेथड क्या है ट्रेनिंग का बेटा? दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड, एक होता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड में बेटा आपको बता दें क्या होता है। इसमें एम्प्लॉय काम करते करते सीखता है, ठीक है। जैसे बेसिकली आप मान लीजिए कोई ऐसा, मान लीजिए सीए को मान लीजिए, सीए क्या इंटर्नशिप करता है ना, इंटर्नशिप आर्टिकलशिप करता है। तो आर्टिकलशिप में क्या होता है? वो काम करते करते सीखता है। तो ऐसे ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं बेटा? ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑफ जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? उसमें क्या होता है? प्रॉपर आपको अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक प्रैक्टिकली आपको करके सिखाया जाता है। जैसे एक इसमें आप लोग पढ़ेंगे वेस्टिबुल स्कूल, जहाँ पे एक डुप्लीकेट आपके पास एक मशीन होगा, जैसे कि जिसमें आपको मशीन में काम करना है एम्प्लॉय को, एक डुप्लीकेट मशीन पुराना होगा, उसमें आपको सिखाया जाए कैसे काम होता है। तो ऐसे ट्रेनिंग को बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मतलब आप ट्रेनिंग में काम नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। आते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड है बेटा। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड देखिए क्या लिखा है, व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब देन इट इज नोन एज ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में देखिए बेटा, ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? एम्प्लॉय आर गिवन अ ब्रेक, एम्प्लॉय को कुछ देर का टाइम दिया जाता है कि पहले तुम जाओ और सीख के आओ, उसके बाद तुम काम करना। समझ में आया मेरी बात? तो ब्रेक दिया था फ्रॉम द जॉब से एंड सेंड फॉर ट्रेनिंग। कोई एम्प्लॉय काम करने आया तो उसको रोक दिया गया, बोला कि पहले आप ना सीख के आइए, पहले आप कुछ दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आइए। क्या करिए प्रिया? प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आइए, उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा। तो ऐसे ट्रेनिंग को बेटा बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। चला ध्यान देंगे बेटा, ऑन जॉब ट्रेनिंग के मेथड कितने होते हैं, ध्यान देंगे। इसमें 3 मेथड होते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये बेसिकली आपने सुना भी होगा कि आपका रेलवे जॉब में अप्रेंटिसशिप होता है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जिस, ठीक है बेटा। ये अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, जैसे एग्जांपल में इसमें मान लीजिए प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आयरन वर्कर हो गए, ऐसे जो आपके फिजिकल वर्कर्स होते हैं ना, वो जो आपको काम करते करते वो जो सीखते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का। जैसे कि आपका प्लम्बर काम करते करते सीख रहा है ना। इलेक्ट्रिशियन जो होता है, इलेक्ट्रिशियन कैसे सीखता है? काम करते करते सीखता है। ऐसा नहीं पढ़ लिया किताब और चल गया पोल पे चढ़ गया, उसके बाद तो उसका निकल लेगा, ठीक। इलेक्ट्रिशियन काम करते करते सीखता है। आयरन वर्कर जो हमारे होते हैं, लोहे के काम करते हैं, वो भी क्या होता है? प्रॉपर काम करते करते सीखते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग को बेटा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। ये आपने शायद देखा भी होगा, सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे तो एक अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है जिसमें रेलवे का जॉब आता है। और रेलवे में आपको आयरन वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इसमें कई सारे उसमें वैकेंसीज होते हैं, ठीक है। इसमें ITI शायद उसमें मांगता है, उसमें एलिजिबिलिटी में ये चीज़ है। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप बेटा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। जैसे कि आप लोग भी ना इंटर्नशिप कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, घर बैठे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। यहाँ पर आपको कंपनी क्या करती है, आपको एक प्रोजेक्ट देती है, उस पर आपको प्रॉपर काम करना होता है, उसमें आपको सीखना होता है, ठीक है। और सीख के उसमें कोई आपको कंपनी प्रोजेक्ट देगी, बोलेगी इस पर तुम वर्क करके हमको उसका बना के प्रोजेक्ट मेरे पे PDF सेंड कर दो। इससे क्या होगा, कंपनी का भी काम हो जाएगा, कंपनी अपना कम पैसे में काम निकलवा लेगी और आपको कुछ पैसा भी आपको मिल जाएगा। और साथ में एक चीज़ और, आपको सर्टिफिकेट भी
मिलता है। तो जो पैसा इसमें जो आपको दिया जाता है, कंपनी जो आपको पैसा देती है उसको स्टाइपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टाइपेंड। तो इंटर्नशिप बेटा बेसिकली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन करवाती है। आप कभी वेबसाइट में जाएगा, कई सारी कंपनी आपका इंटर्नशिप करवाती है। घर बैठे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। कुछ दिन का रहता है, 1 हफ्ते 10 दिन का आपका पीरियड रहता है, प्रोबेशन पीरियड। उसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस पर काम करो, उसको अपलोड करो, बस उसके बाद आपको कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसे भी ट्रेनिंग जो आप काम करते करते सीख रहे हो, कर रहे हो कि नहीं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। किसके अंदर आता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर आता है। उसके बाद आपका आता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन मेथड। ये आप सुने होंगे शायद। इंडक्शन ओरिएंटेशन मेथड में क्या होता है? इसमें एम्प्लॉय, जो नए एम्प्लॉय आते हैं बेटा प्रिया, है ना, उसको क्या करते हैं? उसको लाते हैं और उस एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय के साथ क्या करवाते हैं? इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उनको थोड़ी थोड़ी उसको ट्रेनिंग देते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। तो वो क्या होता है? हैप्पीली काम को सीखता है और उसके बाद करता है। तो ऐसे भी मेथड को क्या बोलते हैं? इंडक्शन या ओरिएंटेशन। पुराना कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया, उसको तुरंत नहीं है कि हम उसको काम में डाल देंगे, उसको पहले पुराने एम्प्लॉय के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोड्यूस करवाने के साथ वो पुराने एम्प्लॉय के साथ में काम करेगा तो साथ में काम करते करते सीखेगा, दोस्त बना के। तो ऐसे ट्रेनिंग को बेटा क्या कहते हैं? इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं बेटा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है। यहाँ पर काम करते करते सीखा जाता है। पहला होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर ये सब आते हैं, वो अप्रेंटिसशिप होता है। दूसरा हमारा होता है इंटर्नशिप, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन करवाती है ना, आपको प्रोजेक्ट देगी, उसमें काम करना है, फिर आप कंप्लीट कर दोगे तो स्टाइपेंड प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। इंडक्शन ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या होता है? पुराने नए एम्प्लॉय आता है, उसको पुराने एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवा के उसके बाद बोलते जाओ उनके साथ काम करते करते सीख लो। ठीक है, तो ये होता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। यहाँ तक कर लीजिए बेटा, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा? यहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हुए नहीं सीखता है, उसको काम ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि तुम कुछ दिन का ब्रेक ले लो और जाके ट्रेनिंग करके आओ पूरा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सिद्धरा? ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ जॉब ट्रेनिंग जरा ध्यान देखिए बेटा, इसमें आता है एग्जांपल में मान लीजिए वेस्टिबुल स्कूल। क्या आता है अनुष्का? वेस्टिबुल स्कूल। एक ऐसा स्कूल है बेटा जहां पर ना, जैसे मान लीजिए कंपनी है, फॉर एग्जांपल समझिएगा, उस कंपनी में 2 व्यक्ति यहाँ मेरे यहाँ काम करने आए हैं, आयुष और अभिषेक और आकाश, 3 लोग आए हैं। तीनों काम करने आए, तीनों बोले कि सर हमको काम दे दीजिए। हम बोले पहले ट्रेनिंग करके आओ जाओ। तो हमने क्या किया? इनको ट्रेंड किया। पता कैसे? जो मेरे पास मशीन वगैरह था, उस मशीन में हम इन्होंने डायरेक्ट इनको काम करने के लिए नहीं बोले। हम इन्हें बोले कि मेरे पास एक पुराना मशीन पड़ा हुआ है जो यूज नहीं होता है, पहले वहां पर जाके आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छे से यूज करना सीखिए। तीनों को बोले, तो वो गए और डुप्लीकेट मशीन जो मेरे पास पड़ा है वहां पर वो प्रैक्टिस किए। उसके बाद उनको क्या किए? हमने ज्वाइनिंग दिया। तो ऐसे स्कूल, ऐसे ट्रेनिंग को बेटा कहते हैं वेस्टिबुल स्कूल। क्या कहते हैं बेटा? जहां डुप्लीकेट मशीन को एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं उसके आधार पे कि पुराना डुप्लीकेट मशीन है, उनको यूज़ कराना सिखाते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है। अब उसके आधार पे हम उनको अपना ओरिजिनल मशीन सौंपते हैं कि जाओ अब कर दो स्टार्ट कंपनी को। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। वेस्टिबुल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक डुप्लीकेट मॉडल होता है बेटा। क्या होता है? डुप्लीकेट मॉडल। ठीक है, एक ऐसा स्कूल जहां पर डुप्लीकेट मॉडल पड़ा हुआ है और डुप्लीकेट मॉडल से आधार पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है आकाश, अभिषेक और आयुष। अब इसके पॉइंट जरा देखेंगे। ट्रेनिंग इन डमी, बताया था ना, डमी या डुप्लीकेट मॉडल में क्या होता है? उसमें ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं इसको? ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, है ना। सुटेबल फॉर डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव एंड हाई टेक मशीन। यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये बहुत जो मशीन होता है जो हम यहाँ पर जो देते हैं उनको करने के लिए, वो हाईटेक मशीन होता है। तो ऐसे हम किसी को दे नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑलरेडी जो मेरे पास एक पुराना मशीन पड़ा हुआ, वहाँ पर उससे डुप्लीकेट मशीन में ट्रेनिंग दिलवाते हैं। ट्रेनिंग करके जब उनको अपने हाईटेक मशीन सौंपते हैं कि जाओ आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे ट्रेनिंग को बेटा हम लोग कहते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो हमारा ये चैप्टर स्टाफिंग समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मिलेंगे हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे उसमें डायरेक्टिंग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।